myself डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पेपर द्वितीय के अंतर्गत विनिमय साध्य विलेख, जिनमें विनिमय बिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है विनिमय बिल। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित विपत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर किसी व्यक्ति को शर्त रहित आज्ञा देता है कि वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके वाहक को भुगतान कर दे। विनिमय बिल का लिखने वाला आहरणकर्ता ड्रावर, जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वह आहर्ती तथा वह व्यक्ति जो भुगतान पाने का अधिकारी है वह आदाता कहा जाता है। कभी कभी स्वयं आहरणकर्ता ही आदाता होता है। विनिमय बिलों में वह सब विशेषताएं होती है जो एक विनिमय साध्य विलेख की होनी चाहिए। नेक्स्ट, अनुग्रह बिल। यह बिल प्रतिफल के बदले न लिखे जाने वाले परस्पर सहायता के लिए लिखे जाने वाले बिल होते हैं। उदाहरण के लिए यदि ए को 10,000 रुपये की आवश्यकता है तो वह अपने मित्र पर बिल लिखता है तथा वह उसे स्वीकार कर लेता है। इस बिल को बैंक से बुनाकर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तथा देय तिथि से पूर्व वह को वह राशि लौटा देता है जिससे कि वह भुगतान कर सके। परस्पर सहायता के लिए दोनों अलग अलग बिल भी लिख सकते हैं अथवा एक बिल की राशि को आवश्यकता अनुसार बांट भी सकते हैं। अनुग्रह बिल की व्यापारिक बिलों की भांति ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, विनिमय बिलों की देय तिथि। जिस तिथि को विनिमय बिल में उल्लेखित राशि का भुगतान किया जाना है उस तिथि को देय तिथि अथवा परिपक्वता तिथि कहते हैं। देय तिथि के आधार पर बिल 3 प्रकार के होते हैं: दर्शनी बिल अथवा मांग पर देय बिल, तिथि के पश्चात देय बिल और तीसरा दर्शन के पश्चात देय तिथि पर किसी तिथि पर देय बिल। नेक्स्ट, दर्शनी बिल। धारा 21 के अनुसार दर्शनी बिल वह होता है जिसका भुगतान मांग करने या प्रस्तुत करने पर देय होता है। ऐसे बिल की परिपक्वता का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि इसमें भुगतान की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। तिथि के पश्चात देय बिल। यदि किसी बिल का भुगतान बिल लिखे जाने की तिथि के पश्चात देय होता है तो उसे तिथि के पश्चात देय बिल कहा जाता है। देय तिथि निकलने के लिए 3 दिन अनुग्रह की ओर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2014 को लिखा हुआ बिल यदि 1 माह बाद देय है तो 1 मई 2014 में 3 दिन अनुग्रह के दिवस जोड़ने पर 4 मई 2014 को देय तिथि होगी। दर्शन के पश्चात देय बिल। इन बिलों में भुगतान बिल की स्वीकृति के पश्चात किसी तिथि को भी देय होता है। उपरोक्त उदाहरण में यदि वह बिल 15 अप्रैल को स्वीकृत किया जाता है तो वह बिल 1 माह पश्चात अर्थात 15 मई में 3 दिन अनुग्रह के जोड़ने पर 18 मई 2014 को देय तिथि होगी। भारत में अनुग्रह के 3 दिन जोड़ना अनिवार्य है। यदि इस प्रकार से 3 दिन जोड़कर निश्चित की हुई तिथि के पूर्व बिल भुगतान के लिए पेश किया जाता है तो वह प्रस्तुतिकरण व्यर्थ होता है। यदि किसी बिल पर देय तिथि नहीं है तो भुगतान तिथि बिल के लिखने को तिथि से गिनी जाएगी। तिथि यदि गलत जैसे 30 फरवरी या 31 जून लिख दी गई है तो भुगतान तिथि गणना निकटतम शुद्ध तिथि से ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट, विनिमय बिल के पक्षकारों का भी दायित्व है। नेक्स्ट, लेखक। बिल लिखने वाला उसका लेखक होता है और उस बिल पर हस्ताक्षर अपने साइन करता है। बिल पर जब तक स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक लेखक ही प्रमुख ऋणी होता है। स्वीकृति के पश्चात स्वीकारकर्ता प्रमुख ऋणी हो जाता है तथा बिल के भुगतान का प्रारंभिक दायित्व स्वीकारकर्ता का होता है। देनदार। देनदार या आहारी वह व्यक्ति है जिस पर बिल लिखा जाता है। बिल स्वीकार करने के पश्चात यही व्यक्ति बिल का स्वीकारकर्ता बन जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति देता है तो देनदार एवं स्वीकारकर्ता अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। बिल की स्वीकृति देने के पूर्व उसका कोई दायित्व नहीं होता, लेकिन एक बार स्वीकृति देने के पश्चात वह भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। प्रापक। पेयी। प्रापक वह व्यक्ति होता है जिसे विनिमय बिल में उल्लेखित राशि को प्राप्त करने का आदेश दिया गया हो। लेखक स्वयं प्रापक हो सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को राशि देने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट,
पृष्ठांकन इंडोर्सर। विनिमय बिल का धारक किसी अन्य व्यक्ति के नाम से उसका पृष्ठांकन कर सकता है। पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति को पृष्ठांकन कहा जाता है। देय तिथि से पूर्व कितनी बार पृष्ठांकन किया जा सकता है? हस्तांतरण की दशा में प्रत्येक अनुवर्ती धारक अंतिम धारक के प्रति क्षति की पूर्ति के लिए दायी होते हैं। धारक भी वह व्यक्ति होता है जो विनिमय पत्र का अधिकारी होता है। विनिमय सादे लेख पत्र की धारा 8 के अनुसार किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल या चेक का धारक वह व्यक्ति होता है जो अपने नाम से उसे रखने का तथा संबंधित पक्षकारों से राशि वसूल करने का अधिकारी हो। नेक्स्ट, यथाविधि धारक। यदि कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल को प्रतिफल के बदले या परिपक्वता से पूर्व या सविश्वास से प्राप्त करता है तो उसका पृष्ठांकित हो जाता है, तो उसे यथाविधि धारक कहा जाता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 9 के अनुसार यथाविधि धारक को निम्नलिखित शर्त पूरी करनी आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, धारी होना। वह व्यक्ति वाहक लेख विलेख की दिशा में उसका अधिकारी है और आदेशानुसार देय विपत्र की दशा में उसका आदाता अथवा पृष्ठांकित है। परिपक्वता से पूर्व। यदि विनिमय बिल को परिपक्वता की तिथि के पश्चात प्राप्त किया जाता है तो उसे यथाविधि धारक नहीं कहा जा सकता। प्रतिफल के बदले। प्रतिफल के अभाव में विलेख का अधिकारी केवल धारक होगा, यथाविधि धारक नहीं। ऐसे धारक को हस्तांतरक जैसे ही अधिकार मिलते हैं। सदविश्वास से प्राप्त किया हो। धारी बनते समय उसे ऐसा विश्वास करने का कोई आधार नहीं था कि हस्तांतरक के स्वामित्व में कोई दोष था। धारा 9 के अंतर्गत यथाविधि धारक पर भारी उत्तरदायित्व डाला गया है। यथाविधि धारक से जो भी व्यक्ति विलेख प्राप्त करता है वह पूर्व के सभी पक्षकारों से लेख पत्र की राशि वसूल कर सकता है। नेक्स्ट, यथाविधि धारक के विशेषाधिकार भी होते हैं। यथाविधि धारक को विशेष विनिमय साध्य विलेख अधिनियम में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, अपूर्ण विलेख की दशा में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 20 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी को हस्ताक्षर युक्त अपूर्ण विलेख सौंप देता है तथा धारक को यह अधिकार देता है कि वह उसे पूर्ण कर ले, तो यथाविधि धारक के प्रति हस्ताक्षर करता उसमें लिखी गई राशि के लिए दायी होगा। दोष मुक्त स्वामित्व। यथाविधि धारक का सबसे बड़ा विशेषाधिकार है, उसे प्रत्येक पूर्ववर्ती पक्षकार से अधिक उत्तम स्वामित्व प्राप्त होता है। धारा 53 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यथाविधि धारक से लेख पत्र प्राप्त करता है उसे श्रेष्ठ अधिकार ही प्राप्त होता है, परंतु यदि स्वयं यथाविधि धारक उसी जालसाजी या अवैध कार्यवाही में लिप्त रहा है जिसका बिल पर पहले ही दुष्प्रभाव पड़ चुका है, तो उसके अच्छे स्वामित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्ववर्ती पक्षकारों का दायित्व। जब तक विनिमय साध्य विलेख का यथाविधि भुगतान न कर दिया जाए तब तक उसका प्रत्येक पक्षकार उस विपत्र के यथाविधि धारक के प्रति उत्तरदायी रहता है। नेक्स्ट, कल्पित नाम। यदि कोई विनिमय साध्य विलेख किसी कल्पित नाम के व्यक्ति की ओर से लिखा गया है और उसके आदेशानुसार देय है, तो विपत्र में कल्पित नाम होने के कारण उसका स्वीकारकर्ता यथाविधि धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता। विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले। धारा 58 के अनुसार किसी विनिमय साध्य विलेख के लिए उत्तरदायी कोई पक्ष यथाविधि धारक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से इस पर आधार पर मुक्त नहीं हो सकता कि वह विपत्र खो गया था या किसी अपराध में या जालसाजी से या किसी विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले उससे प्राप्त किया गया था। विधि मान्यता से इनकार करने पर रोक। धारा 120 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र, चेक या विनिमय साध्य बिल का लेखक और लेखक के आदेशार्थ विनिमय बिल को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को इन विपत्रों के बारे में यथाविधि धारक द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद के समय यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि वह विपत्र प्रारंभ से ही विधिमान्य रूप से तैयार किया गया था। अर्थात कोई भी पक्षकार विपत्रों की मूल विधिमान्यता से इनकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट, आदाता की पृष्ठांकन की करने की क्षमता, जो कि धारा 121 के अनुसार विनिमय पत्र को स्वीकारक यथाविधि धारक के बाद प्रस्तुत करने की स्थिति में आदाता की पृष्ठांकन करने की क्षमता को चुनौती नहीं दे सकता। धारी यथाविधि धारी हो। धारा 118 के अनुसार जब तक यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाए कि धारक यथाविधि धारक नहीं है, तब तक अधिनियम की मान्यता अनुसार किसी भी लेख पत्र का धारक यथाविधि धारक ही होता है। नेक्स्ट,
मूल्य के लिए धारक, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लेख पत्र का धारक है जिसका मूल्य पहले चुका दिया गया तो वह मूल्य के लिए धारक कहलाता है। उसे लेख पत्र की से संबंधित पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो उसके हस्तांतरक को प्राप्त होते हैं। जब बैंक अपने ग्राहक के संग्रहार्थ प्राप्त चेक की राशि चेक के संग्रह से पूर्व ही ग्राहक को दे देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक उस चेक के मूल्य के धारक बन जाता है। लॉयड्स बैंक बनाम होमली विवाद में भी यही निर्णय हुआ था। नेक्स्ट, जब कोई विनिमय बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है वह व्यक्ति स्वीकृत शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर कर देता है तो यह विनिमय बिल की स्वीकृति मानी जाती है तथा स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को स्वीकारकर्ता कहते हैं। स्वीकृति लिखित में होनी चाहिए। स्वीकृत करने वाला द्वारा स्वीकृति शब्द लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। स्वीकृति बिल पर ही दी जानी चाहिए। विपत्र की प्रतिलिपि या अन्य कागज के टुकड़े पर दी गई स्वीकृति भी मान्य नहीं है। धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को विनिमय बिल सौंप दिया जाता है और स्वीकार इस प्रकार दी गई सूचना को वापस नहीं ले सकता। स्वीकृति तिथि के बिना भी वैध मानी जाती है। धारक को अपने पूर्व पक्षकारों की अनुमति के बिना मर्यादित स्वीकृति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, स्वीकृति के प्रकार। मुख्य रूप से स्वीकृति दो प्रकार की होती है, साधारण स्वीकृति और मर्यादित स्वीकृति। साधारण स्वीकृति के अंतर्गत शर्त रहित स्वीकृति को साधारण स्वीकृति कहते हैं। इसमें देनदार स्वीकृत शब्द लिखकर या बिना लिखे हस्ताक्षर कर देता है तो वैध स्वीकृति ही मानी जाएगी। मर्यादित स्वीकृति के अंतर्गत जब स्वीकार करता है बिल पर अपनी कुछ शर्तें लगाकर स्वीकृति देता है तो इसे मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। धारा 86 के अनुसार मर्यादित स्वीकृति में निम्नलिखित ये बातें हो सकती हैं, शर्तें हो सकती है। नेक्स्ट, शर्त पूर्ण स्वीकृति। इस प्रकार की स्वीकृति किसी घटना के घटित होने से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए माल बिकने पर भुगतान किया जाएगा। आंशिक स्वीकृति के अंतर्गत जब स्वीकृति पूरी राशि के लिए न होकर एक अंश के लिए होती है तो आंशिक स्वीकृति कहलाती है। जैसे 5,000 रुपये के लिए बिल में केवल 1,000 रुपये लिखी स्वीकृति दी गई हो तो इसे आंशिक स्वीकृति ही होगी। स्थानीय स्वीकृति, जब स्वीकृति में भुगतान का स्थान निश्चित कर दिया जाता है तो इसे स्थानीय स्वीकृति कहते हैं। भुगतान जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सांगनेरी गेट पर शाखा पर लिखा गया जयपुर में ही किया जाएगा, अन्य जगह नहीं। नेक्स्ट, सामी की स्वीकृति। इस यदि बिल में दिए गए समय के अलावा किसी समय के लिए स्वीकृत की गई हो तो इसे सामयिक की स्वीकृति कहते हैं। कुछ देनदार द्वारा स्वीकृति, जब किसी बिल के एक से अधिक देनदार है और उनमें से कुछ देनदार द्वारा ही स्वीकृति दी गई है तो इसे कुछ देनदार द्वारा ही स्वीकृति कहते हैं। मर्यादित स्वीकृति का कुछ प्रभाव इस प्रकार है। मर्यादित स्वीकृति से यदि उसका धारक सहमत हो जाता है तो ऐसा बिल नियमित माना जाएगा, अन्यथा विलय का अनादरण हो गया माना जाता है। यदि विलय का धारक मर्यादित स्वीकृति से संतुष्ट हो जाता है तो धारा 86 के अनुसार उसके प्रति समस्त पूर्ववर्ती पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनकी शर्तपूर्ण स्वीकृति से सहमति नहीं थी। नेक्स्ट, थैंक यू।